नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम लाइव टेस्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। और जिस तरीके से हमने इससे पहले जो टेस्ट लिया था उसी पर आधारित ये टेस्ट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि उसी तैयारी के साथ, यानी उसी तरीके के साथ आपको ये टेस्ट देना है। आपको अपनी नोटबुक लेनी है और नोटबुक में सीरियल नंबर से 1 से लेके 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है। और उसके सामने जो भी ऑप्शन राइट होगा उसको लिख देना है। लास्ट में तब अपन इनका सॉल्यूशन देखेंगे, तो उस टाइम आपको चेक करना है कि हमारा जो आंसर जो आपने लिखा था वो सही था या गलत था। अगर इस तरीके से आप वहाँ से चेक करते हो तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 में आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी अगर हिंदी मीडियम बात करें तो एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पूछ रहा है कि उस कंडक्टर स्फीयर के किस पॉइंट पर, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए आपको ये डेरिवेशन में करा रखा है कि मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। तो आसानी से आप लोगों को अगर वो डेरिवेशन याद है तो वहाँ से क्वेश्चन देखो, वहाँ से जो भी डेरिवेशन है उसके बिहाफ पे अपना दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका एट द सेंटर, बी है एट द मिड पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेंटर, यानी केंद्र व सतह के मध्य बिंदु पर। और ऑप्शन सी है आपका ऑन द सरफेस, और ऑप्शन डी है एट इनफाइनाइट, यानी अनंत पर। ठीक है, इनमें से जो भी राइट ऑप्शन है, लगता है आपको कि हाँ ये राइट ऑप्शन है, उसको आप लिख दीजिएगा। और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आरबीएससी 2013 में और 2019 में इसी तरीके क्वेश्चन किया हुआ है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेडेड रीजन, यानी इस शेडेड रीजन के अंदर जो चार्ज अवेलेबल है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। यानी दिए गए चित्र में सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है और वो कौन सा है छायांकित भाग में। तो इस छायांकित भाग को देखना है कि इसमें आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा। ठीक है, अपनी कॉपी पेन उठाओ, फटाफट फ्लक्स का फॉर्मूला देखो कौन सा होता है, फिर उसमें कौन किस किस की वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट करो। और उन पुट करने के बाद एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी आपके सामने। उस सिंपल सी कैलकुलेशन को करने के पश्चात आपका इनमें से कोई एक आंसर होगा जो सही होगा, उसको आप लिख दीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका 1.13 इंटू 10⁵ वॉल्ट इंटू मीटर। आंसर बी है आपका इसमें 1.13 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट मीटर। और ऑप्शन डी सी है आपका 1.12 इंटू 10⁻6 Vm, यानी वोल्ट मीटर। और डी ऑप्शन है आपका 1.13 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट मीटर। तो इसमें से जो भी राइट ऑप्शन है उसको जो भी कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। और आपको सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं इसका सॉल्यूशन लास्ट में करवाऊंगा, तब तक आप बने रहिएगा। और सॉल्यूशन देखने के पश्चात इस तरीके क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी राइट ऑप्शन है अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, साथ में अपने जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा। और फिर हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
द एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। बहुत शानदार क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र ई के निर्वात में ऊर्जा घनत्व होगा, यानी सीधी सी बात है, आपको ऊर्जा घनत्व का जो डेरिवेशन करवाया था मैंने, उसका जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो याद होनी चाहिए। अब वो इनमें से कौन सी है, आपको ऑप्शन लिखना है। इसमें ना आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत है, आपको तो बस सीधे वो आंसर्स याद होने चाहिए। ठीक है। आप कहते हो कि सर याद होने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि याद तब होता है जब हमें वो समझ आता है, और समझ हमें तब आता है जब हम उसको 1 से 2 से 3 4 5 6 10 जितनी बार हो सके उतनी बार हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई भी चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होती, यानी एक बार में उसका आंसर जो होता है वो याद नहीं होता। जब हमारे सामने वो बार बार आता है तभी वो याद होता है। ठीक है। तो इसका जो भी राइट ऑप्शन है वो आप लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल आर केप्ट इन क्यूब, यानी एक क्यूब है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं। डिटरमाइन द आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब, यानी उस क्यूब से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, उसको कैलकुलेट करना है। अगर हिंदी में बात करें, किसी घन में 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, ध्यान रखना। तो घन की सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स होगा RBSc 2016 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? RBSc 2016 में। ऑप्शन है आपका 6 वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 12 × 10⁻⁻6 वोल्ट मीटर, और डी है इनफाइनाइट। तो जो भी इसका राइट ऑप्शन है जल्दी से अपने चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई कॉपी पेन ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगर थोड़ा सा भी आप करोगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। जो भी इसमें से राइट ऑप्शन है उसको फटाफट आपको लिख देना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। एन एरिया ऑफ 5 × 10⁻³ जे-कैप। ध्यान रखना ये जे कैप है, मीटर स्क्वायर। कॉपी पेन ले लो फटाफट और लिखते जाओ। इज कैप्ट इन यूनिट फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटेंसिटी 200 IK + 300 जे-कैप वोल्ट पर मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस एरिया। ध्यान रखना उस एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिना कॉपी पेन आपसे नहीं होगा। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालो और फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। हिंदी में किसी विद्युत क्षेत्र 200 IK + 300 जे-कैप वोल्ट पर मीटर में क्षेत्रफल 5 × 10⁻³ जे-कैप मीटर स्क्वायर रखा हुआ है, मीटर स्क्वायर में रखा हुआ है, तो इस क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इससे फ्लक्स का मान निकालना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है आपका 10 वोल्ट मीटर, बी है 15 वोल्ट मीटर, सी है 6.5 वोल्ट मीटर, और डी ऑप्शन है आपका 1.5 वोल्ट मीटर। यानी आंसर्स आपको ढूंढने हैं। इसमें से जो भी आंसर्स आपको आ रहा होगा, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हैं जिनको आप आसानी से कर सको। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें सीखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी रखना पड़ता है। और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप पिछली क्लास यानी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से उनका यूज़ करो और यहाँ आंसर निकालने का प्रयास करो। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ आपको पता हो है तो न्यूमेरिकल्स निकालना आपके लिए आसान होते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। इसका जो भी राइट ऑप्शन है उसको चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, साथ में अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। और किसी कारणवश आपका कोई आंसर गलत आता है तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे ही होती है। ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा खूबसूरत सा सवाल है हमारा अगला। विच रिलेशन ऑफ गाउस लॉ, यानी इस चैप्टर के अंदर गाउस लॉ जितनी बार पूछा गया है, यानी हर साल, एवरी ईयर मैं बात करूं आपसे तो एवरी ईयर
यहाँ से क्वेश्चंस आता है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर करनी है आपको कि एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाउस लॉ तो आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या फिर इसका जो एप्लीकेशन होती हैं वहाँ इनका यूज़ होता है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू डॉट एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब होता है क्यू का सभी क्यू का जोड़, यानी सबका ऐड करना। फाई इक्वल्स टू होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी है समेशन क्यू इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, और डी ऑप्शन है आपका ई इक्वल्स टू फाई डॉट डी एस। इसमें से जो भी राइट आंसर है वो आप फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है गाउस का लॉ कौन सा होता है, वहाँ से वो सब क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम is situated inside a spherical Gaussian surface of radius 1 centimeter। बहुत टेढ़ा सवाल है लेकिन इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम द Gaussian surface, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ के अंदर 1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान RBSc 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में दम तो है, और क्वेश्चन में दम है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, मुझे इतनी भी उम्मीद है। तो फटाफट अपनी पेन कॉपी निकाल के और उसमें आंसर्स वैल्यूज़ रखो और आंसर लेके आओ। ऑप्शन ए है आपका 1 वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है 2 वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है 0 वोल्ट मीटर, और ऑप्शन डी है इन्फानाइट वोल्ट मीटर। तो जो भी आपका राइट ऑप्शन है उसको फटाफट इसके चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, साथ में अपनी जो भी नोटबुक आपने बनाई है उसमें लिख दीजिएगा। ये क्लियर है, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आने लग गए हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी भी नहीं आते हैं तो आपको उस चैप्टर में और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, यानी बिना प्रैक्टिस के हम अपने सॉल्यूशन यानी आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, मेरा प्रयास है कि मैं चैप्टर के साथ साथ में क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूं, ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम यानी हर एक डाउट भी क्लियर होता रहे, साथ में आपका लेवल बनता रहे। अगर ये क्वेश्चंस आपको करीबन मैं समझता हूँ कि 60% या 70% आपके ऑन मार्क्स आते हैं, तो समझ लेना कि चैप्टर आपको समझ आ गया है। और अगर आपको 10, 20, 30% या 40% मार्क्स आते हैं तो समझ लेना कि अभी हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है लिखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा खूबसूरत सा सवाल है अपना अगला क्वेश्चन 8 देखो। द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन विद 1/r ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर इज। एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख है, यानी आपको 4 आरेख दिए हुए हैं, इनमें से पता करना है कि कौन सा जो आरेख है वो सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आपको पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, और क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ लोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वेरिएशन किस किस के बीच में चाहिए और कौन कौन सा है, और वो फिर सही कौन सा है। क्योंकि ग्राफ की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सभी चैप्टर में ग्राफ पूछे जाते हैं फिजिक्स में, है ना। तो आपका जो लास्ट में डेरिवेशन आता है उसका आंसर जब तक आपको नहीं मिलेगा आप तब तक उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो जो भी राइट ऑप्शन है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन 9 है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम इज। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फिर चले जाते हैं, वो ये सिर्फ ये देखने आते हैं कि कितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मैं सबसे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक कहावत है छोटी सी कि अपनी कब्र में इंसान खुद ही लेटता है, यानी खुद की जो कब्र होती है उसमें खुद ही लेटेगा। यानी आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आप कृपया करके किसी दूसरों को देखने नहीं आया करें, अपना खुद का मन बनाओ
और खुद का पढ़ना शुरू करो। शुरुआत हमेशा 0 से ही होती है, लेकिन जब आप लगातार उसमें लगे रहते हो तो फिर काफ़ी अच्छा लेवल बन जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। हो सकता है कि हर किसी को ये समझ भी नहीं आए, हर किसी को ये अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि शायद मैं आपके लिए कुछ करूँ। हालांकि अगर मैं नहीं भी करूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला है, लेकिन मेरा प्रयास है कि किसी न मेरी वजह से शायद कोई कुछ सीख जाए, और अगर कोई सीख जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका एप्सिलॉन नॉट, बी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी है एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, और डी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल इनवर्स। ठीक है, तो इसमें से जो भी राइट ऑप्शन है फटाफट लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर स्मॉल d इज चार्ज विद स्मॉल q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर? यानी एक व्यास d व्यास के चालक गोले को q आवेश दिया जाता है, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका KQ/R, बी है इनफाइनाइट KQ/R², डी अपॉन 0। इनमें से कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत लंबा खींचना नहीं पड़ता, यानी जो कोई कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होती, सीधे ही हम, अगर हमें डेरिवेशन आता है तो सीधे ही आंसर दे सकते हैं। प्रयास सब करो आंसर देने का। उससे क्या है कि देखो, मैं तो एक बात बोलता हूँ भाई, अगर आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और सिर्फ जब आप पास होना चाहते हो तो फिर कभी शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपना पूरी तरीके से मन बना के और फिर पढ़ना शुरू करो। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने करीबन 50% सिलेबस पूरा भी कर लिया है। मैं आपको सही बात बताऊं, हर तरह के बच्चे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, तो आप लोग शुरुआत करें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से जो भी राइट ऑप्शन है उसको लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पहले मैं एक कोट्स बोलना चाहता हूँ आपको कि नॉर्मली वैसे तो व्हाट्सअप या फिर दूसरे जो सोशल मीडियाज़ में है आपको खूब मिल जाते हैं ऐसे बहुत सारे कोट्स। उन्हीं का एक कोट्स मैंने कॉपी किया हुआ है या फिर कैसे भी कहीं से मुझे मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, और जो घर से निकल चुके हैं उन्हें मंजिल तो मिल ही जाएगी। ठीक है, हो सकता है उनका कहने का तरीका अलग हो, मैंने अलग से कहा हो, तो अपन तो सिर्फ इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि घर से निकले हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा, विच रिलेशन इज द राइट? तो कौन सा रिलेशन सही है? तो ऑप्शन है आपके पास P=σ² अपॉन 2ε0, बी ऑप्शन है आपका P=½ ε0e², और सी ऑप्शन है आपका P=σ अपॉन 2ε0, और डी ए बी दोनों, यानी ए बी, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है आपका है वो दोनों है। ठीक है, इसमें जो भी राइट ऑप्शन है फटाफट लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपनी नोटबुक निकालो, फटाफट वैल्यूज रखते जाओ कौन कौन सी गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट 20 कूलम मीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लीनियर चार्ज इन एयर। यानी एक परिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है, तो इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, लास्ट में जो आंसर्स आते हैं डेरिवेशन के वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो वहाँ सीधी वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ठीक है, ध्यान रखना रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व को जो भी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, जहाँ भी पढ़ा है वहाँ से उसको देखो और फटाफट अपने नोटबुक में लिख के और जो वैल्यूज़ हैं उनको रखो और सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दे रखा है 1.2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी है
1.2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन सी है 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम। और ऑप्शन डी है 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, जो भी इसमें से राइट ऑप्शन आपका आ रहा है, जो भी आसपास बैठ रहा है, उसको आप फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच रिलेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा संबंध इनमें से सही नहीं है। देखो, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस। ऑप्शन बी है आपका रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। ऑप्शन सी है लैम्बडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल है। ये आपको एल है, ध्यान रखना एल है। ठीक है, और डी ऑप्शन है रो इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी क्यू। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है, यानी जो संबंध सही नहीं है, उसको आपको लिखना है। और फटाफट अपनी जो भी डायरी आपने बना रखी है उसमें इसका आंसर लिख दीजिएगा। फिर बाद में चेक करते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ EFI एट सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान रखना भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। जैसे ही आपको नॉन कंडक्टिंग सुनाई दिया, आपके माइंड में इसका डेरिवेशन क्लिक हो जाना चाहिए। अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध क्या होगा। बिल्कुल बताना है भाई, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आपका फॉर्मूला लास्ट का डेरिवेशन का फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करनी है और उस वैल्यूज के साथ में जो भी फिर आपका राइट ऑप्शन है उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन A B C D दे रखे हैं, इनमें से जो भी राइट ऑप्शन है वो आप लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। नीचे दिए गए संबंधों के लिए ग्राफ बनाओ। 3 संबंध दे रखे हैं, यानी एक रिलेशन है, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, 3 रिलेशंस गिवन है। इन रिलेशन से मिलकर एक डायग्राम बनेगा, है ना। तो ये से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखो रिलेशंस देखो, डायग्राम देखो, कौन सा इसमें से सही है, और जो सही ऑप्शन दिखे आपको, जिसे लगे कि हाँ ये सही है, उसको आप फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी ऑप्शन है उसको फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, साथ में आपको जो उसका सॉल्यूशन है, जो ग्राफ है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट कंट्रीब्यूशन इन द फ्लक्स लीविंग द सरफेस बाय द चार्जेस सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज। बिल्कुल सही बात है, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है वेरी लेस, बहुत कम पड़ता है, बी है लेस, सी है नो इफेक्ट, और डी है ए बी बी बोथ, दोनों। यानी आपका राइट ऑप्शन जो भी होगा उसको आप फटाफट अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। साथ के साथ में जो भी आपका कमेंट बॉक्स है उस चैट बॉक्स में चैट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखो एक बात मैं आप क्लियर कर दूं कि मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, नहीं करोगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन वो फल ऐसा होगा जो आपको शायद सही नहीं लगेगा, है ना। तो अपना ये फ्यूचर बनाना है, कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको 12th क्लास को अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों की भी मुझे थोड़ी मेहनत की या थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप भी मेरा साथ दें और मेहनत करें, तो यहाँ से बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, कि जो भी परेशानी है, जो भी आपदा है, उसको अवसर में बदलें। शायद अपन क्लास में पढ़ते तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ इतना टाइम ही नहीं मिलता, है ना। और यहाँ पे अपने को इस बार पूरा टाइम मिला हुआ है, सारी चीज़ें अपन अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 17 है अपना, टोटल फ्लक्स इक्वल टू, यानी कुल फ्लक्स बराबर होता है। ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी। इसमें से जो भी राइट ऑप्शन है उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सीधा आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, माइंड लगाने की आवश्यकता है। जैसे ही लगाओगे तो आपके सामने आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गाउस लॉ रिलेटेड फ्रॉम, यानी गाउस का जो नियम है वो किससे संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है अपना कूलाम के नियम से, ऑप्शन बी है न्यूटन के नियम से, ऑप्शन सी है फेराडे नियम से, और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही दिखे
आप फटाफट उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और बिल्कुल सिंपल सा है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, शायद आपको इस सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स की विमा है वो क्या होगी। अब आपको फ्लक्स की फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद वो यूनिट होनी चाहिए। अगर यूनिट और फॉर्मूला आपको याद है तो आपने फटाफट यहाँ से निकालना शुरू भी कर दिया होगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंटों को फ्लक्स की बीमा नहीं पता है वो अपनी नोटबुक उठाओ और उसमें फटाफट वैल्यूज रखो और फिर सोचो वहाँ पे कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, मतलब आपके आंसर से कौन सा इसमें ऑप्शन मैच हो रहा है, और जो भी मैच हो उसको लिख देना कि हमारा सर ये आंसर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला ऐसा हो कि उसके अंदर जो कंटेंट्स गिवन है, जो टर्म्स आपको गिवन है, उनकी डायमेंशन आपको पता हो। अगर नहीं है तो उस टर्म्स को और सिंप्लीफाई कर लेना और फिर आपको वहाँ पे जो डायमेंशन की वैल्यूज़ हैं वो रखना और आपका जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे आसानी से। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए है M1 L3 T3 A-1, ऑप्शन बी है M1 L3 T-3 A-1 और ऑप्शन डी सी है आपका M1 L1 T-2 A-1 और ऑप्शन डी है M1 L-3 T3 और A1। ठीक है, इसका जो भी राइट ऑप्शन है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लास्ट हमारा है 20, इफ ई परपेंडिकुलर ds, ये जो साइन होता है इसको परपेंडिकुलर साइन बोलते हैं, यानी ये समकोण है, यानी 90 डिग्री होता है, लंबवत बोलते हैं इसको। ठीक है, यदि ई और ds लंबवत हो तो फाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें से जो भी राइट ऑप्शन आपको दिखे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसमें तो कोई बड़ी कैलकुलेशन की आवश्यकता आपको है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप सबको करके और जो भी आपका ऑप्शंस हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन 20 आपका सॉल्व हो गया है, तो चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, साथ में अपने नोटबुक में जो भी ऑप्शंस आपने सही समझा है उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में देखिए हमारा क्वेश्चन था, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी किसी कंडक्टर के किस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो इसका आंसर देखो, हमें पता है कि फॉर्मूला ई सरफेस का क्या होता है, KQ/R²। ये कब होता है, पहले हमें पता होना चाहिए आउटसाइड का फॉर्मूला। ये जो आउटसाइड का फॉर्मूला अगर हमें पता है KQ/R², ठीक है, क्लियर। अब ये जो R² है अपना, यहाँ देखना ध्यान से, ये जो R² है यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो स्मॉल r की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल R, तो KQ/R²। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, C, ऑन द सरफेस। यानी ऑन द सरफेस यानी इस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होती है मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी किसी गोले के सरफेस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है। ठीक है, ये आंसर आपको याद रखना है इस तरीके से कि इस तरीके से भी होता है। क्यों होता है, मैंने कारण आपको बता दिया है कि आउटसाइड का फॉर्मूला ये होता है, फिर उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R वैल्यू ये रखेंगे और फिर उसके बाद हमारा ई सरफेस की वैल्यू ये बनेगी। ये वैल्यू जब आएगी, जब वो क्या होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था कि इन द गिवन डायग्राम इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस, यानी शेडेड जो सरफेस आपको दिख रही है, ये क्या दिख रही है, शेडेड सरफेस दिख रही है, इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा वो देखना है। उसको देखने के लिए हमने सिंपल सा एक यहाँ पे ये बना दिया डायग्राम वापस। तो यहाँ पे एक तो है 2 माइक्रोकूलम, एक है -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब समेशन क्यू निकालना है, क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले समेशन क्यू चाहिए, तो समेशन क्यू निकाला, तो समेशन क्यू मतलब तो सारे जो चार्जेस हैं उनको ऐड कर दो। अब शेडेड में तो 2 ही चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम प्लस -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ऐड होगा यहाँ पे, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रख दिया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो गया, 2 - 1 माइक्रोकूलम, 2 1 में से जाता तो 1 माइक्रोकूलम, यानी समेशन क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, तो हमने 10⁻�6 वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई 1। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 × 10⁻⁻6 अपॉन, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 1 में, 8.85 × 10⁻12 होती है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, 10⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और +12 में से माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। और जब अपन 1/885 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.2
1.3 आएगा। तो जब 5 को 6 करोगे तो वो एक इधर चला जाएगा पॉइंट, और क्या हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, जिसमें आपसे ऑप्शन लिखा था 1.13 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, द एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी विद्युत क्षेत्र के ई के निर्वात में ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो इसके लिए हमने ऑप्शंस यू इक्वल्स टू हमें याद होना चाहिए कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और इसका जो यू भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी वी होता है, यानी एकांक आयतन में ऊर्जा होती है वो यही होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा है आपका? डी है, जहाँ क्या लिखा है यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल आर केप्ट इन द क्यूब, यानी 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से। ठीक है, अब इसका प्लस माइनस तो कैंसिल, प्लस माइनस तो कैंसिल, प्लस माइनस तो कैंसिल, यानी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका जो नेट चार्ज होता है, नेट का मतलब समझ रहे हो, यानी अगर एक ऑप्शन आपके पास प्लस आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है? माइनस क्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो नेट चार्ज 0 होगा तो चाहे 5 रखो चाहे 15 रखो, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ से फ्लक्स पास होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, एन एरिया ऑफ 5 इंटू 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर इज कैप टू द यूनिफॉर्म। अब आपको पता है कि फाई होता है ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू दे रखी है और डी एस की वैल्यू दे रखी है। अब रखना है ई डॉट डी एस, यानी डॉट प्रोडक्ट हो गया। कौन सा प्रोडक्ट हो गया? डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट हो गया तो ई की वैल्यू रख दो और डी एस की वैल्यू रख दो, तो क्या सॉल्यूशन आएगा? देखो तो फाई क्या हो गया अपने? ई डॉट डी एस। अब ई की वैल्यू रख दी और डी एस की वैल्यू रख दी। अब 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई किया, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप प्लस, फिर इसको इसके साथ किया तो 300 इंटू 10⁻³ जे कैप डॉट जे कैप। अब पता है कि अपने को जे कैप डॉट जे कैप तो होता है 1, और आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0 होता है, यानी आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0 होता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 रख देंगे, इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0 रखी तो ये तो सारा क्या हो गया? 0, और इसकी वैल्यू 1 रखी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बचता है अपना 1500 इंटू 10⁻³। अब -3 को यूज करोगे तो क्या बचेगा? 1.5000। तो आंसर क्या आ गया अपना? 5 = 1.5 वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, यानी 1.5 वोल्ट मीटर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था विच रिलेशन ऑफ गाउस लॉ, भाई कौन सा संबंध इसमें गाउस लॉ से है? तो अपने को याद रखना है भाई, फाई इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, हमेशा यही होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा? बी है। ये तो सीधा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज। फिर वही डाइपोल की बात कर रहा है ये। डाइपोल 1 कूलम चार्ज के हैं, लेकिन डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहाँ सिचुएटेड है? एक स्फीयर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर सिचुएटेड है। अब उसका चार्ज 0 हो गया तो यहाँ पे जो आंसर है आपको क्या आ जाएगा? सी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जब चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी मैंने किया है, देखो समेशन क्यू इक्वल्स टू 0 हो गया तो बिकॉज डाइपोल हैव 0 नेट चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा 0। यानी राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई, अपने को किसके बीच में चाहिए ग्राफ? ई के चाहिए, और दूसरा कौन सा है? 1/r। अब मेरी बात ध्यान रखो, ई और 1/r देखो, इसमें ई है 1/r, ये तो होना ही नहीं है, वैसे ही नहीं होना। इस पे देखो ई 1/r है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 1/r और जब ई है तो दोनों प्रोपोर्शनल ही तो है, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r ही तो हो रहा है ये, अगर दोनों में संबंध बात करें। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ये जब फॉर्मूला इसका आता है, लास्ट में जो फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, उस फॉर्मूले के अंदर हमें पता है कि इसका किस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ई और आर के बीच में अब दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर ओनली आर होता तो शायद हम इसको मान लेते, लेकिन 1/r है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा।
ठीक है, क्योंकि ई 1/r को हम इस तरीके से इसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी मैं बता दूंगा आपको, और ज़्यादा इसको पढ़ना है तो बेसिक फिजिक्स क्लास लेक्चर पढ़े मेरे, और लेक्चर नंबर 13 पढ़ लेना, उसमें बेसिक फिजिक्स अपने प्ले लिस्ट में चले जाना, और प्ले लिस्ट में ग्राफ है, ग्राफ के लिए मैंने लेक्चर नंबर 13 लास्ट है, बेसिक फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है, उसमें ग्राफ को बनाना सिखाया है मैंने कि ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ जाके सीख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि Q की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, इन वैक्यूम। तो यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, फ्लक्स। अब फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q/ε0। अब Q की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1/ε0, और इसको सॉल्व करोगे तो ε0 इनवर्स। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी ε0 इनवर्स। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डी व्यास के चालक गोले को क्यों आवेश दिया गया है। ठीक है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, चालक गोला है, हमने चालक गोलक पढ़ा था और खोखला गोला पढ़ा था। खोखला और चालक गोलों एक जैसे होते हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि चालक गोले में भी जब इलेक्ट्रॉनों का चालन होता है तो वो उसकी सतह पर आकर रुक जाते हैं, यानी सरफेस पर आकर रुक जाते हैं, तो वो होलो स्फीयर की तरह यानी खोखले गोले की तरह ही बिहेव करते हैं। तो उसके बीच में जो भी क्षेत्र होता है आपको पता है क्या होता है, वो जीरो होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, यानी वह भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच रिलेशन इज द राइट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, हमने पढ़ा है P = σ²/2ε0, P = ½ ε0 E²। तो इसमें से जो भी राइट ऑप्शन है वो लिख दीजिएगा, P = σ/2ε0। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, डी है, यानी A और B दोनों एक जैसे हैं। कैसे हैं, देखो हमने पढ़ा है कि P = σ²/2ε0 होता है। अब सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, E∝0, ये पढ़ा है हमने, E = σ/ε0 पढ़ा है। तो हमने सिग्मा की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, E∝0, तो E∝0 रखी, तो E² ε0² नीचे भी है, तो ε0 से ε0 कर सके बचा, तो क्या बचा, ½ ε0 E²। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ठीक है, क्वेश्चन 12 है अपना, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा ऑफ 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सिचुएटेड एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी आर की वैल्यू दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लेना, ठीक है, मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻², ठीक है, मीटर। दिस लीनियर चार्ज इज एयर, और वो एयर में रखे हुए हैं, तो इसका देखो आंसर कैसे होगा। अभी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, E = λ/2 πε0r होता है। अब ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 λ/4 πε0r। ये डेरिवेशन पढ़ चुके हैं हम, लास्ट में अपना देख लेना डेरिवेशन डेंसिटी वाले में, चार डेंसिटी वाले में, वहाँ मिल जाएगा आपको ये। और फिर इसको अपन 1/4 πε0 क्या लिख सकते हैं, तो 2 के λ/r, ये अपना फॉर्मूला है तो लास्ट में, है ना। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू रखो, k की वैल्यू रखो, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁶, आर की वैल्यू रख दो 20 × 10⁻², मीटर में बदल लिया है। अब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपको 1.8 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, आप 12th क्लास में पहुंच गए, अगर ये सब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर शायद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन कौन सा था इसमें, सी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा विच रिलेशन इज द इनकरेक्ट। भाई देखो ये हम पढ़ चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में, यानी सतह आवेश घनत्व, ये पढ़ चुके हैं हम आयतन आवेश घनत्व, और ये पढ़ चुके हैं हम लंबाई, एकांक लंबाई या लंबाई या उसको बोल सकते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, पढ़ा है ना, लीनियर रेखीय आवेश घनत्व, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ये जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, यानी डी आपका राइट आंसर है इसका। ठीक है, संबंध सही नहीं है, ध्यान रखना सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था व्हाट इज रिलेशन ऑफ EFI एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर वही बात आती है कि सेंटर पे क्या होगा, ऑप्शन तो आपका जीरो ही होगा। कैसे होगा, देखो अब हम जानते हैं, वी नो दैट हमारा फॉर्मूला होता है E = QR/4 πε0r³। अब एट द सेंटर R = क्या हो जाएगा, जीरो, तो R की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो सारा सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, बी, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यानी यह है ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन से मिलकर कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। कैसे है, देखो अब हमारे पास
ई नॉट जीरो है, यानी ई की वैल्यू जीरो है, तो इसके लिए हमारा ये डायग्राम बनेगा ई समेसन डी। अब देखो ई और आर में चाहिए डायग्राम, तो आर है और ई, इसमें आर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये भी ऐसे बनेगा। ई आउट में देखो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी इसमें आर स्क्वायर है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर या ओनली आर स्क्वायर, तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा आर, और ये कौन सा है ई, तो ई और आर में इसके लिए 1 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट मान लेंगे भाई। ई और आर में अपन ग्राफ बना रहे हैं, तो सारे जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं वो सब क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी ई आउट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होता है, ये डायग्राम बनता है। तो इनको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो आपका आंसर क्या बन गया, इसको मिलाया तो ये खाली रह गया भाई, जीरो से लेके यहाँ तक तो खाली है, और यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी खाली है, और फिर इसके लिए ये सीधा अपना, तो हमने ये सीधा यहाँ जोड़ दिया, यानी हमारे पास ये ऑप्शन था, ये था, ये था। वैसे भी मैंने आपको ये डेरिवेशन में करवा रखा है, वहाँ और अच्छे तरीके से समझा रखा है, और ग्राफ के लिए मैंने बोल रखा है बेसिक फिजिक्स में लेक्चर नंबर 13 देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 16, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फ्लक्स लीविंग द सरफेस बाय द चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। अरे क्लोज सरफेस है, यानी बंद पृष्ठ से बाहर जो चार्ज रखा है उसका कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता भाई, ये मैंने उसमें लिखवाया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि अगर कोई ये कंटेनर है, इसके आसपास या इसके जो सरफेस पर या इसके अंदर जो चार्ज हैं उन्हीं की वजह से फ्लक्स पे इफेक्ट होता है, बाकी अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ रखा है और आपका कंटेंट यहाँ है तो उस चार्ज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चार्ज का प्रभाव सिर्फ गॉसियन पृष्ठ के अंदर पड़ता है, और गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज सिर्फ ये रखा हुआ है, और जो चार्ज रखा हुआ है उसी की गॉसियन पृष्ठ बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सी, नो इफेक्ट। ऐसे ही हमारा 13 क्वेश्चन है, टोटल फ्लक्स इक्वल। आपको पता है कि जब एंटर करते हैं तो उसको हम प्लस लेते हैं, और जो लीव करता है उसको हम माइनस लेते हैं। तो अब ये तो प्लस, देखो ये प्लस है दोनों ही, इसका मतलब ये गलत है। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 इनपुट माइनस 5 आउट, तो ये गलत है भाई, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए लिविंग चार्ज इक्वल्स टू एंटर चार्ज, यानी एंटर फ्लक्स इक्वल्स टू लिविंग फ्लक्स, एंटर फ्लक्स इक्वल्स टू लिविंग फ्लक्स। लेकिन उसमें एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है कि जब एंटर करेंगे तो प्लस और बाहर जाएगी तो वो माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला ऑप्शन बनाना है, तो यहाँ पर देखो ये नहीं है, दूसरा देखो। और आपको इतना पता होना चाहिए कि एंटर फ्लक्स और जो लिविंग फ्लक्स, उन दोनों का जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन कौन सा है, सी है, यानी जो फ्लक्स एंटर हो रहा है और जो आउट हो रहा है उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो। तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखो अपना कि गाउस का नियम संबंधित है। अब सीधी सी बात है भाई, गाउस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियम से हुई थी, तो कौन से नियम से संबंधित होगा, कूलाम के नियम से। न्यूटन और फेराडे का, तो अभी फेराडे तो आएगा चैप्टर नंबर आपका 8-9 में, और न्यूटन अपन ने पिछले साल पढ़ लिया 11वीं क्लास में, तो इसका कोई काम है नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, कूलाम का नियम, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स की वीमा क्या है, तो वीमा निकालनी है अपने को। मैंने वहाँ कहा था कि वीमा को निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब ई को भी अपन नहीं रख सकते तो याद, तो ई की डायमेंशन नहीं पता अपने को, तो अपन इसको भी तोड़ लेंगे, एफ अपॉन क्यू डॉट डी एस। अब एफ की पता है m1L1T-2, क्यू की पता है A1T1, डी एस का ये एरिया है, क्षेत्रफल है, और इसे क्या होता है L2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका क्या था, राइट ऑप्शन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ ई परपेंडिकुलर डी एस हो, यानी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डालोगे तो ई डी एस कोस थीटा, अब परपेंडिकुलर तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने यहाँ पे ई डॉट डी एस अपन लगा दिया यहाँ पे, तो ई डॉट डी एस तो बन गया ई डी एस कोस थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या है 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और कोस 90 की वैल्यू 0 हो गया, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा था अपना, ए राइट ऑप्शन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो भी क्वेश्चंस थे हमारे हमने कर लिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी के मार्क्स 0 से 5 के बीच में है तो उसकी सिचुएशन क्या है, पुअर, उसको और मेहनत करने की जरूरत है। फिर कोई अगर 6 से लेकर 10 तक है तो वो गुड है, ठीक है, उसने अच्छी कोशिश की है। और कोई 11 से लेकर 15 तक है तो वो क्या है, वेरी गुड है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट 16 से लेकर 20 तक जिसके सही आंसर हुए, आप सारे मैच कर लेना, उसमें कितने क्वेश्चन सही है, वो क्या है आपका, एक्सीलेंट है, ठीक है। तो आपका जो भी है, जो भी आया है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं, कि अभी पुअर में है या गुड में है, वेरी गुड में है या एक्सीलेंट में है, ठीक है। तो आपके जो भी राइट, जितने भी क्वेश्चन भी सही हुए हो उस हिसाब से अपने एनालाइज कर लेना, और फिर अपनी वापस पढ़ाई शुरू कर देना। फिर जैसे भी हमारा नया टेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा।
तब तक के लिए नमस्कार।